नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही ना दिमाग में कई तरह की तस्वीरें घूमने लगती हैं। पर सवाल यह है कि क्या वो तस्वीरें पूरी कहानी बताती भी हैं? आइए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो जरा सोचिए, जैसे ही कोई कहता है बिहार, मन में पहली तस्वीर क्या आती है? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक विशाल दूर दूर तक फैला सपाट मैदान होगा, है ना? और शायद बीच से बहती गंगा नदी। पर क्या बिहार बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। असल में बिहार की कहानी तो तीन अलग अलग लैंडस्केप्स में लिखी गई है। जी हाँ, यहाँ पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं और पठार भी। और आज हम बिहार की इसी असल पहचान को समझेंगे जो इन तीनों से मिलकर बनती है। तो चलिए बिहार को समझने की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत के लिए सबसे अच्छी जगह शायद इसका नाम ही है। कहते हैं ना, इसकी पहचान इसके नाम में ही छिपी है। देखिए, बिहार शब्द जो है वो असल में संस्कृत के शब्द विहार से निकला है। और विहार का मतलब होता था बौद्ध भिक्षुओं का निवास या मठ। तो सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितनी बड़ी कहानी कह रहा है कि ये भूमि हमेशा से ज्ञान और आध्यात्म की एक बहुत बड़ी स्थली रही है। लेकिन एक और मजेदार बात, आज हम नक्शे पर जो बिहार देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं। इसका स्वरूप, इसकी बाउंड्रीज कई बार बदली हैं। देखिए, 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में इससे उड़ीसा अलग हो गया, और फिर आया साल 2000 जब सबसे बड़ा बदलाव हुआ। इसका जो खनिज से भरपूर दक्षिणी हिस्सा था वो कटकर एक नया राज्य बन गया, झारखंड। और इस एक बदलाव ने बिहार के भूगोल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के अंदर मौजूद है एक कमाल की भौगोलिक विविधता। तो चलिए अब बिहार की इन तीन अलग अलग जमीनों को जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के पहाड़ी इलाके की। चौंक गए ना? जी हाँ, बिहार में पहाड़ हैं। ये पश्चिमी चंपारण जिले में एक पतली सी पट्टी है जो असल में हिमालय की शिवालिक रेंज का ही एक हिस्सा है। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर सोमेश्वर किले के पास बिहार का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है, समुद्र तल से 880 मीटर ऊपर। ये एक फैक्ट ही बिहार की वो सपाट मैदान वाली इमेज को पूरी तरह से तोड़ देता है। अब आते हैं बिहार के दिल पर, यानी गंगा का विशाल मैदान। ये इतना बड़ा है कि राज्य का लगभग 96% हिस्सा यही है। और ये बना है हिमालय से आने वाली नदियों की लाई हुई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से। पर इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी ढलान। आप यकीन नहीं करेंगे, प्रति किलोमीटर सिर्फ 6 सेंटीमीटर। ये इतना ज्यादा फ्लैट है कि यही चीज इसे खेती के लिए वरदान और बाढ़ के लिए एक अभिशाप बना देती है। और आखिर में है बिहार का तीसरा चेहरा, दक्षिणी पठार। ये असल में झारखंड के छोटा नागपुर पठार का ही एक एक्सटेंशन है, उसका उत्तरी हिस्सा। ये इलाका ग्रेनाइट जैसी बहुत पुरानी, बहुत कठोर चट्टानों से बना है। और यही वो जगह है जहां बिहार की खूबसूरत पहाड़ियां और झरने देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो तीन अलग अलग तरह की जमीनें हैं ना, ये बिहार की जीवन रेखा, यानी यहाँ की नदियों को भी दो बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर देती हैं। एक तरफ जीवन देती हैं तो दूसरी तरफ शोक भी। इसको ऐसे समझिए, गंगा नदी बिहार को लगभग बीच से दो हिस्सों में बांटती है। और इन दोनों हिस्सों की नदियों की कहानी एक दूसरे से एकदम उलट है। उत्तर की नदियां जो हिमालय से आती हैं वो साल भर पानी से लबालब रहती हैं, अपने साथ खूब सारी गाद लाती हैं और इसीलिए यहाँ बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की नदियां पठार से निकलती हैं, मौसमी हैं और अक्सर गर्मियों में सूख जाती हैं, जिससे सूखे का खतरा रहता है। और जब उत्तर बिहार की नदियों की बात हो तो एक नाम सबसे पहले आता है, कोसी। इसे यूं ही बिहार का शोक नहीं कहते। वजह यह है कि ये एक बहुत ही अनुशासनहीन नदी है। ये अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात है कि कोई कह नहीं सकता कि अगली बाढ़ कहाँ आएगी। हर साल ये अप्रत्याशित रूप से नए नए इलाकों में विनाशकारी बाढ़ लेकर आती है। लेकिन दक्षिण में प्रकृति का एक अलग ही और बड़ा अनोखा खेल चलता है। यहाँ एक खास तरह की जमीन है जिसे टाल भूमि कहते हैं। होता यह है कि ये निचले इलाके मॉनसून में पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं, लेकिन जब पानी उतरता है ना, तो ये अपने पीछे उपजाऊ मिट्टी की एक मोटी परत छोड़ जाता है। तो जो चीज बारिश में एक समस्या लगती है, वही बाद में दाल और गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। तो इतनी डाइवर्स जमीन है तो जाहिर है कि यहाँ की पैदावार भी उतनी ही डाइवर्स होगी। और ये कहानी सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे छिपे खजानों तक भी जाती है। बिहार की कुछ खास पैदावारों को तो जीआई टैग से भी पहचान मिली है, जो उनकी यूनिकनेस की गारंटी है। जैसे मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, मिथिला का मखाना
और सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, मधुबनी पेंटिंग भी, ये सब मिलकर बिहार की एक खास पहचान पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं उस सदर्न प्लेटो की। ये वो इलाका है जो बिहार की सिर्फ खेती वाली अर्थव्यवस्था की छवि को तोड़ता है, क्योंकि ये खनिज संपदा से भरा पड़ा है। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। पाइराइट नाम का एक मिनरल होता है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। जानते हैं भारत का 95% पाइराइट कहाँ से आता है? अकेले बिहार से। मतलब एक तरह से इस मिनरल पर बिहार की मोनोपोली है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में एक और बहुत बड़ी खोज हुई है। जमुई जिले में सोने का लगभग 128.88 मिलियन टन अयस्क का भंडार मिला है। सोचिए, 128.88 मिलियन टन! अगर इसका सही तरीके से खनन हो पाया तो ये राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो हमने जमीन की बात की, संसाधनों की बात की। अब बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी संपत्ति और शायद उसकी सबसे बड़ी चुनौती की, यानी यहाँ के लोग, उनकी विरासत और आज की उनकी वास्तविकता। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी था 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है, मतलब नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के संसाधनों पर कितना जबरदस्त दबाव होगा। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के बावजूद एक और दिलचस्प आंकड़ा है। यहाँ की सिर्फ 11.3% आबादी शहरों में रहती है। ये दिखाता है कि बिहार आज भी अपने दिल से एक ग्रामीण राज्य है और कृषि ही यहाँ के जीवन की धुरी है। 2011 के आंकड़े एक और बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करते हैं और वो है साक्षरता। उस वक्त 61.8% की दर के साथ बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर था। हाँ, ये सच है कि हाल के सालों में इसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये अब भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद बिहार के पास एक ऐसी विरासत है जिस पर सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गर्व है। इसके दो स्थल, बोधगया का महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स और नालंदा महाविहार के पुरातात्विक अवशेष, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस धरती का ऐतिहासिक महत्व कितना गहरा है। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है। एक तरफ इतनी प्राचीन जड़ें और दूसरी तरफ इतनी आधुनिक चुनौतियां। इन दोनों के बीच बिहार अपनी इस महान विरासत और अपने भविष्य की अपार क्षमता में संतुलन कैसे बनाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।